आरव, रिवोन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब तक आपने सुना कैसे आरव 9 हेवन रोड के दूसरे स्तर पर बस 5 स्टेप आगे जाने के बाद एक जगह पर स्थिर हो गया और पिछले जीवन के मायावी दुनिया में पहुंचा गया। और परीक्षण के बाद आरव को स्टील वाटर हार्ट मिला, जिसने आरव को सार क्यूई क्षेत्र के 8वें चरण पर पहुंचा दिया और 9 हेवन रोड का दूसरे स्तर की 333 स्टेप्स को सहजता से पार कर गया। अब आगे आरव ने अगले चरण ऐसे चढ़े जैसे किसी प्रांगण में आराम से टहल रहे हों। हार्ट लाइक स्टिल वाटर क्षेत्र में पहुंचकर इस 9 हेवन रोड का मायावी क्षेत्र उसके लिए नाम मात्र का ही था। वो एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ता गया और एक पल में पूरा दूसरा चरण पार कर गया। ये दृश्य देखकर प्रकाश झा का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया। वो पहले ही 2 बार आरव को मौत की सजा सुना चुका था और उसे उम्मीद नहीं थी कि आरव फिर से जीवित हो जाएगा। वो न केवल पुनर्जीवित हुआ, बल्कि वो और भी मजबूती से जी रहा था। अब वो न तो जा सकता था और न ही रुक सकता था। वो वहां बहुत ही अजीब तरह से खड़ा था। वो जाने के लिए भी तैयार नहीं था। अगर उसने अपनी आंखों से 9 हेवन रोड द्वारा आरव को नष्ट होते नहीं देखा होता, तो वापस आने पर भी उसे खाने और सोने में चैन नहीं आता। लेकिन वो पहले ही मंडप से बाहर निकल चुका था। अब वो कैसे न जा सकता था? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे वापस लौटना पड़े, बैठना पड़े और इस बारे में आलोचना करनी पड़े? वो अपना सम्मान नहीं खो सकता था। प्रकाश झा के चेहरे पर कई बार रंग बदला। अंत में उसने अपनी आस्तीनें झाड़कर चला गया। अन्य बुजुर्ग वास्तव में देखना चाहते थे कि क्या आरव अपनी चुनौती में सफल हो सकता है या नहीं। ये एक ऐतिहासिक क्षण था। हालांकि उन्होंने देखा कि प्रकाश झा चला गया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें वापस बैठना उचित नहीं लगा। वे केवल उसका अनुसरण कर सकते थे। दूसरी तरफ बिक्रम राठौर ये के कदमों को देख रहा था और आरव की स्थिर मुद्रा ने अनजाने में उसकी लार निगल ली। वास्तव में 9 हेवन रोड पर इस तरह से आगे बढ़ना वो वास्तव में अब आरव का वर्णन नहीं कर सकता था। लेकिन इस समय रोहन अचानक मुड़ा और जाने वाला था। बिक्रम राठौर स्तब्ध था और जल्दी से पूछा, तुम अब और नहीं देख रहे हो रोहन भाई? रोहन ने अपने कदमों को धीमा नहीं किया और केवल बिक्रम राठौर की ओर पीठ करके अपने हाथ हिलाए। पूरी स्थिति तय हो गई है। अब देखने के लिए कुछ भी नहीं है। जाओ, मेरी तैयारी करो, अगला मैं ही हूं। बात खत्म करते हुए रोहन सीधे चले गए। पूरी स्थिति तय हो गई है। बिक्रम राठौर ने इसे दोहराया और फिर बुदबुदाया। उसे इतना यकीन है कि आरव इसे पार कर सकता है, भले ही वो पहले से ही 9वें स्तर के सार क्यूई क्षेत्र में घुस गया हो। फिर भी ये केवल सार क्यूई क्षेत्र ही है। अंतिम 333 सीढ़ियां सड़क का सबसे चुनौतीपूर्ण खंड है। क्या कोई सार क्यूई क्षेत्र इसे पार कर सकता है? स्वाभाविक रूप से किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। उसे केवल रोहन के ठोस कदमों की आवाज सुनाई दी। 667वीं सीढ़ी पर कदम रखते ही आरव के सामने का भ्रम तुरंत गायब हो गया और वापस निवे स्वर्ग की सड़क के शुरुआती स्वरूप में बदल गया। स्वर्ग से जुड़ने वाली सीढ़ियों का एक समूह। फिर भी इस बार आरव के सामने एक हरे रंग की पोशाक पहने हुए बुजुर्ग दिखाई दिए। उनके चेहरे पर एक दयालुता थी और वे एक विशेषज्ञ की तरह दिख रहे थे। युवक, यहां तक पहुंचना दिखाता है कि तुम एक बेजोड़ प्रतिभा वाले व्यक्ति हो। हालांकि यह तीसरा चरण पूरे 9 हेवन रोड में सबसे चुनौतीपूर्ण दौर है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? बूढ़े व्यक्ति ने वास्तव में बात करने के लिए अपना मुंह खोला जब उसने आरव को देखा। उसके पास वास्तव में अपनी चेतना थी, लेकिन आरव ने पहले ही देख लिया था कि वो पहली नजर में एक स्पिरिट आत्मा थे, इसलिए वो बहुत ज्यादा चिंतित नहीं था। वास्तव में 9 हेवन रोड पर दिव्य भावना का एक निशान छोड़ना, क्या यह हो सकता है कि यह 9 हेवन रोड सीनियर द्वारा बनाया गया था? आरव ने बूढ़े व्यक्ति के सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि इसके बजाय एक और सवाल पूछा। आरव के इस सवाल पर बूढ़ा व्यक्ति आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। क्या तुम वाकई मेरी स्पिरिट आत्मा को देख सकते हो? कितना आश्चर्य, कितना आश्चर्य!
तुम्हारी हड्डियों की उम्र को देखते हुए तुम 15 या 16 साल के हो, फिर भी तुम्हें इतना ज्ञान है। हालांकि ये 9 रेवोल्यूशंस टर्बिड हेवन एरे इस बूढ़े व्यक्ति द्वारा नहीं बनाया गया था, बल्कि ये मेरे 10 राज्य संगठन साम्राज्य के संस्थापक पूर्वज आदरणीय अभिमन्यु दास द्वारा बनाया गया था। ये बूढ़ा व्यक्ति मेरे जीवन काल के अंत तक पहुंचने वाला था, इसलिए मैंने तीसरे दौर की मेजबानी करने के लिए अपनी दिव्य भावना का एक हिस्सा 9 हेवन रोड में विभाजित कर दिया। हरे रंग की पोशाक पहने बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए अपनी दाढ़ी घुमाई और एक प्रशंसा भरी नजर दिखाई। स्पष्ट रूप से वो संस्थापक श्याम सुंदर नाथ को बहुत मानता था। आरव को अचानक एहसास हुआ। अब जाकर उसे आखिरकार 9 हेवन रोड की उत्पत्ति का पता चला। ये वास्तव में 10 राज्य संगठन संप्रदाय के संस्थापक पिता श्याम सुंदर नाथ द्वारा स्थापित किया गया था। इससे कोई ये देख सकता था कि श्याम सुंदर नाथ निश्चित रूप से एक शानदार प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। अन्य लोग शायद न समझें, लेकिन आरव ये बता सकते थे कि इस 9 क्रांति टर्बिड हेवन सरणी ने 9 के नियम को नियोजित किया और स्वर्गीय दावों को थोड़ा बहुत शामिल किया। ये ऐसी चीज नहीं थी जिसे औसत व्यक्ति बना सकता था। इसके अलावा आरव ये देख सकते थे कि इस 9 क्रांति टर्बिड हेवन सरणी की शक्ति इससे कहीं ज्यादा थी। इस 9 हेवन पीक पर जो स्थापित किया गया था वो केवल भव्य सरणी का एक सरलीकृत संस्करण था। ग्रेट मार्शल अकादमी 10 राज्य संगठन संप्रदाय का केवल बाहरी शाखा संप्रदाय था। 10 राज्य संगठन संप्रदाय संभवतः सरणी गठन का पूरा संस्करण यहां कैसे प्रस्तुत कर सकता था। हालांकि भले ही ये सरलीकृत संस्करण था, ये 9 क्रांति टर्बिड हेवन सरणी अभी भी एक अत्यंत उल्लेखनीय सरणी गठन था। तो ये पता चला कि इसे संस्थापक पूर्वज ने बनाया था। कोई आश्चर्य नहीं कि इसमें इतनी शक्ति है। आरव इसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। हाँ, क्या तुमने वास्तव में हार्ट लाइक स्टिल वाटर को समझ लिया? बूढ़े व्यक्ति ने आरव को देखा और बहुत आश्चर्यचकित हुआ। आरव की मानसिक स्थिति शांत थी, बिना लहरों वाले पुराने कुएं की तरह। स्पष्ट रूप से यह हार्ट लाइक स्टिल वाटर को समझने का संकेत था। बूढ़े व्यक्ति ने स्वेच्छा से मंच की रखवाली की, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से सरणी को काफी हद तक समझ गया और जानता था कि इस दूसरे दौर में हार्ट लाइक स्टिल वाटर अवधारणा को शामिल किया गया था। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि एक 15 वर्षीय बच्चा इसे समझ लेगा। आरव हल्के से मुस्कुराया और उसने कहा, इस जूनियर ने इसे भाग्य से समझ लिया। केवल अब हरे रंग की पोशाक पहने बूढ़े व्यक्ति ने आरव की बारीकी से जांच की और उत्तेजित होकर टिप्पणी की, अच्छा अच्छा अच्छा, ये वास्तव में प्रतिभाशाली लोग पिछली पीढ़ी को संभालने के लिए पैदा हुए हैं। स्वर्ग मेरे 10 राज्य संगठन संप्रदाय की रक्षा कर रहा है। मेरा 10 राज्य संगठन संप्रदाय निश्चित रूप से ऐसी प्रतिभा के साथ भविष्य में पुनर्जीवित होगा। मैंने एक सहस्राब्दी तक प्रतीक्षा की है और आखिरकार मुझे आशा दिखाई दी। जल्दी से मुझे अपना नाम बताओ, युवक। ये जूनियर आरव है। क्या मैं सीनियर का नाम जान सकता हूं? आरव ने सम्मानपूर्वक पूछा। आरव के मन में अभी भी उनके जैसे व्यक्ति के प्रति बहुत सम्मान था, जिन्होंने संप्रदाय के विकास के लिए खुद को बलिदान कर दिया। किसी को यह जानना था कि इस बुजुर्ग के पास पहले से ही बहुत अधिक जीवन काल नहीं था। व्यू रचना की मेजबानी करने के लिए दिव्य इंद्रियों को विभाजित करने से जीवन काल में और भी अधिक कमी आएगी। ऐसे निस्वार्थ व्यक्ति के प्रति अभद्र होने का उसके पास क्या कारण था? आरव, बुरा नहीं, बुरा नहीं। ये बूढ़ा आदमी लू यान है। मैं 10 राज्य संगठन साम्राज्य की 35वीं पीढ़ी मार्शल हॉल मास्टर हूं। तो मार्शल हॉल के हॉल मास्टर सीनियर है। ये जूनियर उनका सम्मान करता है। सम्मानपूर्वक। आरव ने सिर झुकाया। हा, जल्दी उठो, जल्दी उठो। मैं तो पहले ही मर चुका हूं। तो फिर इस तरह की खोखली शिष्टता करने का क्या मतलब है? मैं 100 साल से भी ज्यादा समय से इस समूह की मेजबानी कर रहा हूं। मेरी दिव्य भावना अब समाप्त होने वाली है। मरने से पहले तुम जैसे अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति से मिलकर यह बूढ़ा व्यक्ति शांति से मर सकता है। विशेष साधनों के जरिए दिव्य भावना वास्तव में लंबे समय तक बनी रह सकती है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब ये अंततः नष्ट हो जाएगी। लू यान की ये दिव्य भावना ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक टिक सकती है। उस समय ये इस दुनिया से पूरी तरह से गायब हो जाएगी। एक भूतपूर्व शक्तिशाली व्यक्ति, फिर भी उसे फिर से धूल में मिल जाना पड़ा। ये लू यान की वीरानी थी और सभी मार्शल कलाकारों की पीड़ा भी। एक अद्वितीय दिव्य राजा भी समय की मार को दूर नहीं कर सकता। फिर भी
लू यान एक उदार व्यक्ति था। उसने लंबे समय तक जीवन और मृत्यु को हल्के में लिया था। मैंने लगभग 200 वर्षों तक 9 रेवोल्यूशन टर्बिड हेवन एरे की मेजबानी की है। फिर भी जिन छात्रों से मैं मिला, उनकी संख्या मुश्किल से 10 लोगों के आसपास थी। केवल कार्तिक नामक वो बदमाश कई वर्षों पहले मुझ पर कुछ प्रभाव छोड़ गया था, लेकिन आपकी तुलना में वो बहुत ही कमतर था। वरिष्ठ बहुत दयालु है। आरव स्वाभाविक रूप से लू यान के सामने अपनी तारीफ नहीं करेगा। हालांकि लू यान ने केवल लगभग 200 वर्षों तक मेजबानी की, लेकिन वो इस 9 हेवन रोड के अंदर की स्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से बहुत स्पष्ट था। वे तथाकथित प्रतिभाशाली लोग उसके रडार पर भी दर्ज नहीं हुए। कोई कैसे प्रतिभाशाली होने की बात कर सकता है जो 3 राउंड से भी आगे नहीं बढ़ सकता? 10 राज्य संगठन साम्राज्य को इस तरह के प्रतिभाशाली लोगों की जरूरत नहीं थी। जरूरत थी ऐसे प्रतिभाशाली लोगों की जो 10 राज्य संगठन साम्राज्य को पुनर्जीवित कर सकें, रैली कर सकें और उनका नेतृत्व कर सकें। 9 हेवन रोड के अस्तित्व का उद्देश्य भी यही निहित है। जबकि कार्तिक 9 हेवन रोड को पार कर गया, ये केवल भाग्य था। हार्ट लाइक स्टिल वाटर और ये तीसरा राउंड था जहां 9 हेवन रोड का असली सार निहित था। अन्यथा सरणी गठन की मेजबानी के लिए मार्शल हॉल के हॉल प्रमुख के जीवन काल का बलिदान करने की आवश्यकता क्यों होगी? क्या तुम मुझसे कुछ वादा कर सकते हो, युवा? जयशंकर ने अचानक अपना मुंह खोला और पूछा। क्या सीनियर जयशंकर चाहते हैं कि मैं 10 राज्य संगठन साम्राज्य को अन्य संप्रदायों को ग्रहण करने में सहायता करूं? पहले के शब्दों के आदान प्रदान से आरव स्वाभाविक रूप से जयशंकर के विचारों को जान गया। हाँ, ये बच्चा सीखने योग्य है। आपने वास्तव में बस थोड़ी सी बात से ही समझ लिया। हालांकि मैं केवल ये नहीं चाहता कि आप दक्षिणी डोमेन में विभिन्न संप्रदायों को ग्रहण करें। मैं इससे भी अधिक चाहता हूं कि आप 10 राज्य संगठन साम्राज्य को उत्तरी डोमेन में वापस ले जाएं। जयशंकर ने उत्तेजित होकर कहा। यह सुनकर आरव कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। क्या सीनियर जयशंकर मेरे बारे में बहुत अधिक नहीं सोच रहे हैं? मैं सार क्यूई क्षेत्र में सिर्फ एक जूनियर हूं। हाँ, आपको विनम्र होने की जरूरत नहीं है। हार्ट लाइक स्टिल वाटर को समझने में सक्षम होने के लिए आपकी भविष्य की उपलब्धियां असीमित है। मैं केवल ये आशा करता हूं कि जब आपके पास पर्याप्त शक्ति होगी तो आप समय के स्रोत को याद रखें। बस इतना ही। जयशंकर का कहने का मतलब आप जब शक्तिशाली हो जाएंगे उस समय के हिसाब से जो सही होगा वो करना, क्योंकि शायद जयशंकर को भी नहीं पता था कि संप्रदाय का हालत अभी कैसा है और ये कैसे लोगों के हाथ है। ये अच्छे चरित्रवान भी हो सकते हैं और शायद बुरे भी। इसलिए जयशंकर ने कहा समय के स्रोत को याद रखना, क्योंकि उन्हें आरव में संप्रदाय के लिए एक उम्मीद दिखाई दी। जयशंकर पहले से ही एक मृत व्यक्ति था, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से एक उथले रिश्ते से बड़ी मदद की मांग नहीं करेगा। अगर अनुरोध बहुत ज्यादा होता तो आरव कभी सहमत नहीं होते। अगर वे वादा भी करते तो भी भविष्य में ऐसा करना उनके लिए असंभव होता। समय के स्रोत को याद रखना, ये 4 शब्द से आरव बहुत अच्छी तरह से प्रभावित हुआ। इससे पता चलता है कि आरव की भविष्य की उपलब्धियां 10 राज्य संगठन साम्राज्य के कारण है। फिर भी इसमें किसी विशेष अनुरोध का उल्लेख नहीं किया गया। भविष्य में क्या करना है, इसके लिए अभी भी आरव पर निर्भर रहना होगा। अगर आरव कृतघ्न होता तो ये शब्द स्पष्ट रूप से व्यर्थ होता, लेकिन अगर आरव कोई ऐसा व्यक्ति होता जो वफादारी और रिश्तों को बहुत महत्व देता तो ये शब्द आरव के दिल में एक बीज बो देता। ये सुनकर आरव मुस्कुराए और कहा, वरिष्ठ बहुत चिंता करते हैं। मैं मूल रूप से 10 राज्य संगठन साम्राज्य का अनुयायी हूं। मुझसे संप्रदाय में योगदान की अपेक्षा की जाती है। जयशंकर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। स्पष्ट रूप से वे आरव के उत्तर से बहुत प्रसन्न थे। उन्हें आरव से कुछ भी वादा करने की आवश्यकता नहीं थी। आरव के लिए ये याद रखना काफी अच्छा था कि 10 राज्य संगठन साम्राज्य उसके लिए अच्छा था। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या आरव भविष्य में उस ऊंचाई तक पहुंच सकता है, जयशंकर ने कभी इस पर संदेह नहीं किया था। उस समय संस्थापक पूर्वज की प्रतिभा बिल्कुल भी उभर कर नहीं आई थी, लेकिन जब से उन्होंने आत्मा संघनन क्षेत्र में हार्ट लाइक स्टिल वाटर को पूरी तरह से समझ लिया था, तब उस समय कोई भी उनकी प्रगति को रोक नहीं सका। भले ही आरव श्याम सुंदर की ऊंचाई तक न पहुंचे, कम से कम उनके पास 10 राज्य संगठन साम्राज्य को उत्तरी डोमेन में वापस लाने के लिए पर्याप्त शक्ति होगी। उत्तरी और दक्षिणी डोमेन के बीच शक्ति का अंतर बहुत बड़ा है। हमारे अंतहीन दुनिया में वास्तव में शक्तिशाली संप्रदाय मुख्य रूप से उत्तरी डोमेन में थे।
उस समय 10 राज्य संगठन साम्राज्य भी उत्तरी डोमेन में एक प्रमुख संप्रदाय था। बाद में क्योंकि नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी की तरह चीजों को संभाल नहीं सका, वे अन्य संप्रदायों द्वारा निगल लिए गए और यहां तक कि उनकी नींव भी लगभग खत्म हो गई। तब से बस दक्षिणी डोमेन का शाखा को ही 10 राज्य संगठन संप्रदाय कहा गया और दक्षिणी डोमेन में हमारा संप्रदाय के अधीन क्षेत्रों सभी को उत्तरी डोमेन की तरह 10 राज्य में विभाजित करके दक्षिणी में बस गया है। लेकिन ये भी दक्षिणी का एक छोटा सा क्षेत्र ही है। इन सभी वर्षों में 10 राज्य संगठन साम्राज्य के उच्च वर्ग ने उत्तरी क्षेत्र में लौटने के लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ा था। हालांकि 10 राज्य संगठन साम्राज्य अभी गरीब और बंजर भूमि है और उनकी प्रतिभा शून्य थी। उत्तरी क्षेत्र में लौटने की इच्छा करना कैसे आसान हो सकता है? 10 राज्य संगठन साम्राज्य की महान मार्शल अकादमी में पिछले कुछ वर्षों में कुछ लोग ऐसे भी थे जो 9 हेवन रोड को पार कर गए थे, लेकिन एक भी व्यक्ति हार्ट लाइक स्टिल वाटर को नहीं समझ पाया था। जयशंकर ने हंसते हुए कहा, हाँ, आपके शब्दों को सुनने में सक्षम होने के कारण इन कुछ वर्षों में इस बूढ़े आदमी के दिल में गांठ आखिरकार सुलझ गई है। मुख्य संप्रदाय के 9 हेवन रोड की गिनती करें तो अभी भी 10 बूढ़े अमर इस बूढ़े साथी की तरह मंच की रखवाली कर रहे हैं, लेकिन उनके पास मेरा भाग्य नहीं है। मैंने नहीं सोचा था कि मैं अपने जीवित वर्षों में आपको 9 हेवन रोड पार करते हुए देख सकता हूं। यह बूढ़ा आदमी आखिरकार मुस्कुराते हुए मर सकता है। कोई भी देख सकता था कि जयशंकर वाकई बहुत संतुष्ट था और अब उसे जीवन और मृत्यु की परवाह नहीं थी। आरव मुस्कुराया और बोला, वरिष्ठ को निराश होने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग सभी रास्तों को बंद नहीं करता। शायद आपको अभी भी वह दिन देखने का मौका मिले जब 10 राज्य संगठन साम्राज्य उत्तरी क्षेत्र में वापस आएगा। जयशंकर मुस्कुराया और उसने अपने हाथ हिलाए। मुझे सांत्वना मत दो, छोटे बदमाश। जीवन और मृत्यु भाग्य पर निर्भर है। इस बूढ़े ने पहले ही अतीत देख लिया है। जयशंकर को लगा कि आरव उसे सांत्वना दे रहा है, लेकिन आरव की विधियों से जयशंकर को मृतकों में से वापस लाना असंभव नहीं था, बशर्ते उसके पास पर्याप्त शक्ति हो। आरव ने भी कुछ नहीं बताया। ये जयशंकर के भाग्य पर निर्भर करेगा कि वो उस दिन तक टिक पाता है या नहीं। अगर भविष्य में उसके पास पर्याप्त शक्ति होती और जयशंकर की दिव्य भावना अभी तक समाप्त नहीं हुई होती तो वो आकर जयशंकर की मदद करता। ठीक है, बातचीत बहुत हो गई। भले ही तुमने हार्ट लाइक स्टिल वाटर को समझ लिया हो, फिर भी तुम्हें ये तीसरा दौर पार करना होगा। तीसरे दौर का कारण मेरे 10 राज्य संगठन साम्राज्य का सर्वोच्च कौशल पर्पल माउंट तलवार कला है। तलवार की इस तकनीक की शक्ति बेजोड़ है। तुम कितना समझ सकते हो ये तुम पर निर्भर है। मैं व्यू की शक्ति को नियंत्रित करूंगा। अगर तुम टिक नहीं पाए तो मैं व्यू को वापस ले लूंगा और सीधे तुम्हें तीसरा दौर पार करने दूंगा। जयशंकर ने कहा। 9 हेवन रोड 1000 साल तक खड़ा रहा, इससे पहले कि कोई ऐसा जीनियस आए जो हार्ट लाइक स्टिल वाटर क्षेत्र को समझ सके। जयशंकर नहीं चाहता था कि आरव को सरणी द्वारा मार दिया जाए। यह बहुत बड़ा और जोखिम भरा खेल होगा। आखिरकार आरव केवल 9वें स्तर के सार क्यूई क्षेत्र में था। तीसरे चरण से गुजरने की उसकी संभावना ईमानदारी से उतनी अच्छी नहीं थी। वरिष्ठ की चिंता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन कृपया सरणी गठन की शक्ति को नियंत्रित न करें। अगर मैं 9 हेवन रोड पर जाने की हिम्मत भी नहीं करता तो इस जूनियर के पास संप्रदाय को उत्तरी डोमेन में वापस लाने में मदद करने की क्या योग्यता है? आरव ने इसके बजाय जयशंकर के अच्छे इरादों को अस्वीकार कर दिया। आरव को भी उम्मीद नहीं थी कि उसे वास्तव में इस तरह का उदारपूर्ण व्यवहार मिलेगा, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद उसने फिर भी इसे अस्वीकार कर दिया। उसने दूसरे दौर में हार्ट लाइक स्टिल वाटर को समझा, इसलिए वो तीसरे चरण के बारे में उत्सुक हो गया। यहां तक कि हार्ट लाइक स्टिल वाटर को भी केवल दूसरे दौर में रखा गया था। अगर कोई तीसरा दौर पास कर लेता है तो उसे क्या लाभ मिल सकता है? इस समय वो 10 राज्य संगठन साम्राज्य को अब और नीची दृष्टि से नहीं देख रहा था। श्याम सुंदर नाथ एक पूर्ण प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, लेकिन दिव्य क्षेत्र में उन्होंने पहले कभी उनके नाम के बारे में क्यों नहीं सुना था? लेकिन निचले क्षेत्र में हार्ट लाइक स्टिल वाटर को समझने में सक्षम होने के लिए उन्होंने जो तलवार कला छोड़ी थी वो निश्चित रूप से देखने लायक थी। जयशंकर स्वाभाविक रूप से नहीं जानते थे कि आरव क्या सोच रहा था, और उन्होंने सोचा कि ये उनके गर्व और अहंकार के कारण था। वो आरव को मनाने से खुद को रोक नहीं पाए। आरव, इस पर्पल माउंट तलवार कला की शक्ति असाधारण है। कुछ प्रतिभाशाली छात्रों का परीक्षण करने के समय
कई आत्मा संघन क्षेत्र के छात्र इस तलवार कला के शिकार हुए हैं। यद्यपि आपने हार्ट लाइक स्टिल वाटर क्षेत्र को समझ लिया है, आपकी शक्ति आखिरकार उथली है। कार्य करने से पहले पहले सोचना बेहतर है। यह सुनकर आरव मुस्कुराए और कहा, क्या सीनियर ने मुझे अभी तलवार कला को समझने के लिए नहीं कहा था? यदि आप तलवार कला की शक्ति को नियंत्रित करते हैं तो मेरी अंतर्दृष्टि गहरी कैसे होगी? अगर मैं बाद में आधे अधूरे एस पर्पल माउंट तलवार कला सीखता हूं तो क्या यह मजाक नहीं होगा? ये जयशंकर के पास जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं थे। आरव ने आगे कहा, वरिष्ठ, ये जूनियर जानता है कि आप ये मेरे भले के लिए कर रहे हैं, लेकिन कौन सा सच्चा पावरहाउस ग्रीनहाउस के अंदर बड़ा हुआ है? पूरी तरह से स्थिर और सुरक्षित तरीके से एक पीढ़ी का विशेषज्ञ बनना निस्संदेह एक मूर्खता है। मेरा मानना है कि पूर्वज श्याम सुंदर नाथ भी ऐसी उपलब्धियां हासिल करने से पहले लगभग निश्चित मृत्यु से गुजरे थे, है ना? जयशंकर ने यह सुनकर अनजाने में एक लंबी सांस ली और फिर उन्होंने कहा, लगता है कि यह बूढ़ा आदमी गलत था। मैं वास्तव में आपके जैसे किशोर नटखट की तरह चीजों को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था। भूल जाओ, भूल जाओ, जाओ, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। आरव ने जयशंकर की ओर झुकते हुए कहा, वरिष्ठ को इसकी अनुमति देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समाप्त करते ही जयशंकर की आकृति गायब हो गई और व्यू में तुरंत हत्या की भावना भर गई। आरव को महसूस हो गया कि ये एक सच्ची हत्या की भावना थी। अगर कोई अपनी रक्षा करने में चूक जाता तो वो मौके पर ही अपनी जान गंवा सकता है। उसी समय 9 हेवन रोड का पिछला हिस्सा बादलों में छिप गया। आरव की आकृति भी सभी की नजरों से ओझल हो गई। हर कोई 9 हेवन रोड से हत्या की भावना की लहरों को महसूस कर सकता था। यहां तक कि आत्मा संघनन क्षेत्र के मार्शल कलाकारों ने भी अपने सिर में अनैच्छिक रूप से झुनझुनी महसूस की। यहां तक कि बाहरी दुनिया भी ऐसी हत्या की भावना को महसूस कर सकती थी। व्यू के भीतर रहने वाले आरव की तो बात ही छोड़िए। सभी के दिल दहल गया और आरव पर उनका शुरुआती भरोसा अभी चिंता में बदल गया। वे जानते थे कि आरव सबसे भयानक चरण का सामना करने वाला था। क्या वो वास्तव में इससे बाहर निकल सकता है? किसी ने पूछा, क्या हो रहा है? इस संरचना की शक्ति ठीक नहीं है। एल्डर सोमेश को अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई जब उन्होंने 9 हेवन रोड से बढ़ती हुई हत्या की मंशा को महसूस किया। शिक्षक अनुपमा ने अपनी भौहें सिकोड़ी और कहा, तीसरे चरण में इतनी अविश्वसनीय शक्ति क्यों होगी? ये सही है, मैं भी उस समय मौजूद थी जब कार्तिक ने 9 हेवन रोड को चुनौती दी थी। तीसरे चरण से इतनी तीखी ठंडी तलवार की मंशा नहीं थी। क्या ये इसलिए हो सकता है क्योंकि आरव ने हार्ट लाइक स्टिल वाटर को समझ लिया था? एल्डर सोमेश ने गहरी सांस ली और कहा, 9 हेवन रोड की व्यू रचना तब और मजबूत हो जाएगी जब उसका सामना किसी और शक्तिशाली व्यक्ति से होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि 9 हेवन रोड का आरव के बारे में निर्णय पहले ही कार्तिक से आगे निकल चुका था, लेकिन वो अभी केवल 9वें स्तर के सार क्यूई क्षेत्र में है। भले ही वो 9वें स्तर के सार क्यूई क्षेत्र में ही क्यों न हो, कार्तिक को हार्ट लाइक स्टिल वाटर की समझ नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि उसने दूसरे चरण को एक फटे हुए रूप में पार किया, जो कि आरव द्वारा इसे आसानी से करने से बहुत दूर था। केवल यही स्पष्टीकरण है। उम्मीद है कि आरव को कुछ नहीं होगा। चाहे उन्होंने कैसे भी अनुमान लगाया हो, उन्होंने कभी अनुमान नहीं लगाया होगा कि व्यू में इतनी अविश्वसनीय शक्ति है, क्योंकि आरव ने स्वयं इसके लिए अनुरोध किया था। स्टेज के संरक्षक को पूरी शक्ति से व्यू का आह्वान करने के लिए आरव शायद अभूतपूर्व और अप्रतिम था। पहाड़ की तलहटी में कई छात्रों को उग्र तलवार के इरादे से पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। शुरू में खचाखच भरा प्लाजा अब कई खंडों में विभाजित हो गया था। आगे की पंक्तियों में मुख्य रूप से आत्मा संघनन क्षेत्र के छात्र थे। वे अभी भी तलवार के इरादे के अतिक्रमण का सामना करने में सक्षम थे। उनके पीछे खाली जगह का एक विशाल विस्तार था और खाली जगह के पीछे वे पृथ्वी रैंक के छात्र थे। परिधि पर और भी दूर वे छात्र अपर्याप्त शक्ति वाले थे। दूसरी ओर तूफान के केंद्र में रहने वाले आरव ने उस हिंसक तलवार की मंशा के प्रति थोड़ी सी भी बेचैनी नहीं दिखाई। वो अपने हाथों को पीछे करके खड़ा रहा, जबकि तलवार की मंशा से उत्पन्न भयंकर हवा उसके कपड़े फाड़ रही थी। लेकिन आरव खुद एक देवदार के पेड़ की तरह पूरी तरह से अविचलित रहा। लेकिन इस समय आरव का स्वभाव हमेशा की तरह से बिल्कुल अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा अस्तित्व एक तीखी तलवार में बदल गया हो और वो उन उग्र तलवार की मंशाओं से गूंज रहा हो। वास्तव में आपके पास अपनी तलवार की मंशा भी है।
स्थिति को देखकर जयशंकर पूरी तरह से हैरान रह गया, क्योंकि उसकी आवाज शून्य से प्रसारित हुई। ये जूनियर भाग्यशाली था कि उसने कुछ तलवार की मंशा को समझ लिया। पूर्वज श्याम सुंदर नाथ की तलवार की मंशा की तुलना में ये अभी भी उससे बहुत दूर है। ये सिर्फ खुद को बलपूर्वक बचाने में सक्षम है। आरव सिर्फ विनम्र हो रहा था। उसका शून्य तलवार इरादा श्याम सुंदर नाथ की तलवार की मंशा से कैसे कमतर हो सकता है, सिवाय इसके कि आरव का वर्तमान साधना क्षेत्र उच्च नहीं था और वो स्वयं भी अपने शरीर की रक्षा के लिए अपनी तलवार की मंशा को नियंत्रित करने का इरादा रखता था। इसलिए उसने इसे इधर उधर नहीं फैलाया। लेकिन तलवार की मंशा के स्तर के संदर्भ में श्याम सुंदर नाथ उस समय केवल एक निम्न क्षेत्र विशेषज्ञ थे। आरव के साथ उनका उल्लेख कैसे किया जा सकता है, ये जानना जरूरी था कि जब आरव ने शून्य तलवार बनाई तो चरम तलवार दिव्य राजा भी उसकी प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक पाए। ठीक है, चूंकि ऐसा है इसलिए आपको सावधान रहना होगा। मैं अब हमला करने जा रहा हूं। जयशंकर की आवाज सुनाई दी। आरव ने उदासीनता से उत्तर दिया, हमला करने में संकोच मत करो वरिष्ठ। फिर आरव तलवार की छायाओं को आसमान में भरते हुए सीढ़ियों पर चढ़ गया। एक कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम। आरव 30 कदम तक चला, फिर भी आसमान में भरी तलवार की नीली छायाएं शुरू से लेकर आखिर तक नहीं उतरी। वे बस और अधिक जमा होती रही। यह स्पष्ट था कि जयशंकर ने पहले ही इन तलवार की नीली छायाओं की मात्रा को सीमा तक बढ़ा दिया था, सभी अंतिम 33 चरणों के लिए जहां हमला शुरू होना था। इतनी सारी तलवार की छायाओं के नीचे यहां तक कि स्टील भी सड़ी हुई मिट्टी में बदल जाएगा। ये तलवार की छायाएं तलवार के इरादे से बनाई गई थी। जयशंकर के प्रभाव में मारक शक्ति बेहद खूनी होगी। कार्तिक सहित अतीत में मंच को चुनौती देने वाले सभी छात्रों को इन तलवार की छायाओं के नीचे लगभग निश्चित मृत्यु का सामना करना पड़ा। लेकिन आरव को इस समय तलवार की परछाई का सामना करना पड़ रहा था, जो दूसरों ने अनुभव की तुलना में कई गुना, यहां तक कि दर्जनों गुना अधिक थी। अगर कोई आत्मा संघनन क्षेत्र तीसरे चरण में भी आ जाता तो यह कहना मुश्किल होता कि वे पूरी तरह से पीछे हट पाएंगे या नहीं। लेकिन आरव इस समय ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे कुछ भी गलत नहीं हुआ हो, और वो बिना किसी हिचकिचाहट के 33 चरणों में से पहले चरण पर आगे बढ़ा। जैसी कि उम्मीद थी, तलवार की परछाई से भरा आकाश बारिश की बूंदों की तरह आरव की ओर बढ़ रहा था और ऐसा लग रहा था कि यह मधुमक्खी के छत्ते की तरह आरव को छेदने वाला था। ठीक उसी समय आरव ने अपनी उंगलियों को तलवार की तरह चलाया और उन तलवार की परछाइयों की ओर इशारा किया। तलवार की एक हल्की सी दिखने वाली धार उन तलवार की परछाइयों की ओर चली। अगोचर तलवार की परछाई को तुरंत निगल लिया गया। ऐसा लग रहा था कि आरव ने प्रतिरोध करना नहीं छोड़ा। उसकी तलवार की उंगलियों ने हवा में एक अर्धचाप बनाया और अंत में उसके दाईं ओर इशारा किया। अगले ही पल एक अकल्पनीय दृश्य हुआ। आसमान को ढकने वाली तलवारों की बारिश वास्तव में आरव के दाईं ओर उड़ गई, जो आरव ने उसके सामने बनाया था, और पूरी तरह से शून्य में गायब हो गई। क्या? तुमने ये कैसे किया? शून्य से जयशंकर की घबराई हुई आवाज आई। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ, इस जूनियर को तलवार के इरादे के इस्तेमाल की कुछ समझ है। ये तलवार के इरादे बहुत शक्तिशाली लग सकते हैं, लेकिन वास्तव में वे बस जड़हीन घास हैं, बिखरे हुए और संघनित नहीं। मैंने उन्हें खींचने के लिए तलवार के इरादे का इस्तेमाल किया ताकि वे स्वाभाविक रूप से अपने रास्ते से भटक जाएं। ये एक कमजोर बल का उपयोग करके एक बड़ी ताकत से निपटने का एक कलात्मक तरीका है। तुम्हारे पास सिर्फ कुछ ही समझ है, क्या मजाक? जयशंकर ने खुद से कहा। इस तरह की बातें कहना आसान था, लेकिन वास्तव में इसे करना बेहद मुश्किल था। तलवार की मंशा के बारे में कुछ ज्ञान की बात तो भूल ही जाइए। तलवार की मंशा को अच्छी तरह से समझने वालों के लिए भी ऐसा करना अविश्वसनीय रूप से कठिन होगा। जयशंकर ने अपना पूरा जीवन पर्पल पर्वत तलवार कला में बिताया और तलवार की मंशा के बारे में उनकी समझ बहुत ही गहरी थी। लेकिन अगर वे अभी होते तो शायद वे ऐसा कर पाते, लेकिन वे निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर पाते जैसे आरव ने भारी वस्तु को ऐसे उठाया मानो वो हल्की हो। अब जाकर जयशंकर को पता चला कि आरव की कुछ समझ कितनी अतिशयोक्तिपूर्ण थी। लेकिन इस तरह जयशंकर आखिरकार अपने दिल को पूरी तरह से शांत कर सकते थे। अब वे पीछे की ओर से पूरी तरह से व्यू रचनाएं भी खोल सकते थे। आरव की ताकत जितनी अधिक होगा, 10 राज्य संगठन के उत्तरी क्षेत्र में लौटने की उम्मीदें
उतनी ही अधिक होगा। नेक्स्ट 33 चरणों में से दूसरे चरण में तलवार की मंशा की मात्रा घटकर 1000 रह गई। इस बार आरव ने तलवार की मंशा को दूर करने से पहले 2 अंगुलियों का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट 33 चरणों में से तीसरे चरण में तलवार की मंशा की मात्रा में 10 गुना कमी आई। अब केवल 100 रह गए। इस बार आरव ने 5 उंगलियां खोली। पर्पल माउंट तलदार की तलवार की मंशा की संख्या लगातार कम होती गई, जबकि आरव द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली उंगलियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। यह बहुत स्पष्ट था कि तलवार की मंशा की संख्या कम होने के बावजूद शक्ति पहले से कई गुना अधिक थी। पर्पल माउंट तलवार कला वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरी उतरती है। ऐसी अविश्वसनीय शक्ति होना। मेरी शून्य तलवार के हमले में कमी है, लेकिन इसमें कोई दोष नहीं है जिसका उपयोग रक्षा के लिए किया जा सके। फिर भी ये 100 तलवार की मंशा वास्तव में मुझे 5 उंगलियों का उपयोग करने के लिए मजबूर कर सकती है। वास्तव में प्रभावशाली। आरव भी अपने दिल में प्रशंसा से भरा हुआ था। पलक झपकते ही आरव पहले से ही तीसरे स्तर के अंतिम 33 चरण पर पहुंच गया था। इस बार आरव के सामने तलवार की एक ही किरण संघनित हुई, लेकिन जब आरव ने इस तलवार की किरण पर नजर डाली तो ये चेहरा पहले कभी न देखी गई गंभीरता में बदल गया। तलवार की इस किरण में ही पर्पल माउंट तलवार कला का असली अर्थ छिपा था। पहले की तरह आरव ने एक कदम आगे बढ़ाया। तलवार की किरण ने तुरंत वार नहीं किया, बल्कि धीरे धीरे एक रूप ले लिया। सावधान रहो आरव, तलवार की ये किरण संस्थापक पूर्वज श्यामशंकर नाथ की सर्वोच्च कृति है। इसमें अविश्वसनीय शक्ति है। भले ही आपने तलवार की मंशा को समझ लिया हो, फिर भी आपको इससे निपटने में सावधान रहना होगा। जयशंकर ने चेतावनी दी। आरव ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, वरिष्ठ की चेतावनी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आरव जानता है, पहले तलवार की उन मंशाओं में तलवार की क्यूई भरी हुई थी, लेकिन इस बार आरव को तलवार की क्यूई के रिसाव का जरा भी एहसास नहीं हुआ। इससे कोई यह बता सकता था कि तलवार की मंशा की ये लकीर कितनी मजबूत थी। आगे बढ़ते हुए जब आरव का पैर 9 हेवन रोड की 999वीं सीढ़ी पर पड़ा तो तलवार की मंशा की लकीर आखिरकार सक्रिय हो गई। तभी 9 हेवन रोड के बाहर मुझे स्पष्ट रूप से अभी भी वो अविश्वसनीय तलवार की मंशा महसूस हुई। अब कुछ भी क्यों नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि आरव मंच पार करने में सफल हो गया हो? एल्डर सोमेश ने अचानक कहा, अगर वो इस दौर को पार करने में सफल हो गया तो 9 हेवन पीक उसे पहाड़ से नीचे भेजने के लिए एक इंद्रधनुषी सड़क को संघनित कर देगा। शिक्षक अनुपमा के शब्दों का मतलब था कि आरव अभी भी मंच को सफलतापूर्वक पार नहीं कर पाया था। लेकिन यह स्थिति क्या है? क्या आरव 9 हेवन रोड के अंदर की स्थिति को पूरी तरह से देखने में असमर्थ होने के कारण एल्डर सोमेश की कल्पना बेकाबू होने लगी? अजीब अनुमान लगाना बंद करो। हमें बस धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए। हालांकि इस बार 9 हेवन रोड वास्तव में कुछ अजीब है। मुझे आश्चर्य है कि आरव ने अंदर क्या सामना किया। जब से पर्पल माउंट तलवार कला की अंतिम लकीर संघनित होने लगा, आरव ने पहले ही अपने शरीर से तलवार की मंशा को पूरी तरह से मुक्त करना बंद कर दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा लग रहा था जैसे उसने प्रतिरोध करना पूरी तरह से छोड़ दिया था। तुम क्या कर रहे हो आरव? तलवार की मंशा की ये लकीर असाधारण है। तुम ऐसे ही मर जाओगे। जयशंकर की आवाज प्रसारित हुई। आरव ने जयशंकर की उपेक्षा की। वास्तव में वो पहले से ही एक निस्वार्थ अवस्था में प्रवेश कर चुका था और अपनी 5 इंद्रियों को बंद कर चुका था। आरव की दुनिया में उसके सामने केवल वो अत्यंत भयानक तलवार का इरादा बचा था। वो जानबूझकर पर्पल माउंट तलवार कला की तलवार के इरादे का आनंद ले रहा था। इस सड़क पर आरव ने पर्पल माउंट तलवार कला का मार्गदर्शन करने के लिए शून्य तलवार के इरादे का उपयोग कर रहा था, और यह तलवार के इरादे से एक साधारण बचाव नहीं था। चूंकि इस सरणी का मूल उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों को तलवार कला का अध्ययन करने की अनुमति देना था, इसलिए तलवार तकनीकों का यह सेट हत्या पर जोर नहीं देगा, सिवाय इसके कि यह तलवार कला बहुत शक्तिशाली थी। छात्र इसे समझने में असमर्थ थे। यही कारण है कि वे यहां गिर गए। अनगिनत धारियों से तलवार के इरादों तक 1000 धारियां, फिर 100 धारियां, 10 धारियां और अंत में 1 धार। मात्रा कम हो गई, लेकिन शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। ये देखा जैसे तलवार की मंशा के प्रकट होने के कारण ऐसा प्रभाव सामने आया, लेकिन आरव के अनुभव के साथ ये स्वाभाविक रूप से इतना उथला नहीं था। ये अंतिम 333 स्टेप्स वास्तव में श्याम सुंदर नाथ द्वारा
धीरे धीरे इरादे को समझने की प्रक्रिया। और ये अंतिम तलवार सबसे शक्तिशाली तलवार की मंशा थी, जिसे श्याम सुंदर नाथ ने अनंत दुनिया में पीछे छोड़ दिया। अगर ये अंतिम तलवार तुरंत बाहर आ जाती तो पर्पल माउंट तलवार आर्ट की तलवार की मंशा को समझना असंभव रूप से कठिन होता। लेकिन सरल हिस्सा यह था कि श्याम सुंदर नाथ ने अपने जीवन काल की समझ से चरणों पर रूपों को प्राप्त किया। इसके परिणाम स्वरूप चुनौती देने वाले को तलवार की मंशा को समझने की अनुमति देने की संभावना थी। बेशक शर्त यह थी कि चुनौती देने वाला ऐसी ठंडी भेदी तलवार की मंशा के तहत जीवित रह सके। कोई भी आरव की तरह नहीं हो सकता है जो तलवार की मंशा को इत्मीनान से समझने के लिए विचार रखता हो। यद्यपि 9 हेवन रोड काफी उबड़ खाबड़ था, लेकिन आरव को यह स्वीकार करना पड़ा कि श्याम सुंदर नाथ ने भावी पीढ़ी के शिष्यों के लिए बहुत ध्यान और विचार किया था। आरव, तुम तलवार की नियत का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हो? तलवार की नियत की उस धार को देखकर वरिष्ठ जयशंकर की चिंता भरी आवाज एक बार फिर से प्रसारित हुई। तलवार की नियत पहले से ही पूरी तरह से सक्रिय थी, यहां तक कि उसके पास अब उस तलवार की नियत को रोकने का कोई तरीका नहीं था। आरव ने वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण क्षण में अपनी तलवार की नियत वापस ले ली, जिसने उसे पूरी तरह से चौंका दिया। स्वूश! जब आरव के पैर 333वीं सीढ़ी पर उतरे तो तलवार की नियत अचानक सक्रिय हो गई। तलवार की नियत बिना फैले ही एक जगह पर आ गई। जयशंकर को इस तलवार के आतंक का एहसास था, लेकिन इस समय आरव की आंखें बंद थी, मानो वो आसन्न खतरे से अनजान था। जयशंकर ने अपने दांत पीस लिए और वो तुरंत आरव के सामने प्रकट हो गया। एक स्पिरिट आत्मा ने अपने हाथ आगे बढ़ाकर उसके सामने एक घेरा बनाया। तलवार की एक धार सघन होकर बाहर निकली। हालांकि तलवार की नियत की ये धार उस धार की तुलना में ठीक वैसी ही थी जैसे चींटी और हाथी का सामना करना। अंतर बहुत बड़ा था। जयशंकर इतनी भयानक तलवार की नियत को सघन करने में सक्षम था क्योंकि उसने इसे व्यू रचना के माध्यम से छोड़ा था। अब जबकि तलवार की नियत की ये धार उसके द्वारा ही जारी की गई थी, तो शक्ति बहुत कमजोर थी। आखिरकार जयशंकर दिव्य भावना का एक खंडित कण मात्र था। वो आरव को बचाना चाहता था, लेकिन आत्मा तैयार होने के बावजूद शरीर कमजोर था। आपके अच्छे विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर। मुझे इसे सामना करने की अनुमति दे। तभी जयशंकर के पीछे से आरव की शांत आवाज सुनाई दी। इस बीच आरव के शरीर से एक आभा उठी जो जयशंकर को परिचित तो थी, लेकिन अजनबी भी थी। सोचने का समय नहीं था, इसलिए जयशंकर ने आरव के लिए रास्ता बनाया। तलवार की धार बहुत तेज थी और पलक झपकते ही आरव के सामने आ गई। हालांकि जयशंकर ने साफ देखा कि जब तलवार की धार आरव के सामने कई दर्जन मीटर तक पहुंची तो ऐसा लगा जैसे वो कीचड़ में डूबी हुई हो। गति धीरे धीरे धीमी होती गई और धीरे धीरे धीमी होती गई। आखिरकार तलवार की धार आरव के सामने लगभग 2 फीट की दूरी पर रुक गई। आरव ने हाथ बढ़ाया और भ्रामक तलवार की नोक पर उंगली से हल्के से थपथपाया। तलवार की धार धमाके के साथ गायब हो गई। जयशंकर जो बगल में देख रहा था वो हैरान था और कुछ समय के लिए पूरी तरह से चकित था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये अंतिम चरण इस तरह से पार किया जा सकता है। ये बस अकल्पनीय था। उसने लगभग 200 वर्षों तक 9 हेवन रोड के तीसरे चरण की मेजबानी की थी और तलवार की उस धार की ताकत के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट था। ये पूरी शक्ति के साथ सारणी गठन के साथ था। यहां तक कि एक शीर्ष आत्मा संघनन क्षेत्र मार्शल कलाकार भी तलवार की उस धार का सामना करने में सक्षम नहीं हो सकता है। फिर भी ये आरव के एक कोमल टैप से बिखर गया। मुझे बचाने के लिए खुद को बलिदान करने के लिए सीनियर जयशंकर को बहुत धन्यवाद। आरव ने जयशंकर को प्रणाम किया। केवल अब उसकी चेतना वास्तविकता में वापस आ गई थी। जयशंकर ने आरव को ऐसे देखा जैसे वो किसी राक्षस को देख रहा हो। उसने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे अभी के कार्य निरर्थक थे। वो अंतिम तलवार आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। आरव मुस्कुराया और कहा, कोई बात नहीं। सीनियर जयशंकर ने अभी आरव को बचाने के लिए अपनी सुरक्षा को अनदेखा किया। ये आरव निश्चित रूप से दिल में इसे अंकित करेगा। आरव को बचाने के लिए जयशंकर का आना वास्तव में अनावश्यक था, लेकिन वो नहीं जानता था कि आरव तलवार की उस किरण से निपट सकता है। अगर जयशंकर ने अभी तलवार उठाई होती तो अब तक उसकी आत्मा विघटित हो गई होती। बस इस कार्रवाई के आधार पर आरव को इसे याद रखना चाहिए। हालांकि जयशंकर ने अपने हाथों को हिलाया
और भावुक होकर कहा, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं थी। मेरे 10 राज्य संगठन साम्राज्य ने वास्तव में आप जैसी अद्वितीय प्रतिभा को जन्म दिया है। न केवल आपने हार्ट लाइक स्टील वाटर क्षेत्र को समझा, बल्कि आपने तीसरे चरण में तलवार की मंशा को भी एक साथ जोड़ दिया। अपने सदमे के बाद ही जयशंकर को पता चला कि उसे अभी ऐसी अजीब भावना क्यों हुई। आरव से निकलने वाली आभा में उसकी अपनी तलवार की आभा थी, और साथ ही अजूरे दीपर पर्पल यांग तलवार की आभा भी थी। आरव ने वास्तव में 2 अलग अलग तलवार की आभा को एक में मिला दिया और उसे अपनी नई तलवार की आभा में बदल दिया। श्याम सुंदर नाथ वापस भी आ गए तो ऐसी प्रतिभा उनकी समझ से परे थी। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जूनियर भाग्यशाली था। क्या इसे मेरा पास होना माना जाएगा? जब से व्यू रचना पूरी तरह से खुली थी, आरव के मन में पहले से ही पर्पल माउंट तलवार कला की तलवार की आभा को अपनी तलवार की आभा में शामिल करने का विचार था। शून्य तलवार कला अत्यधिक फुर्तीला था, जिसमें आक्रमण में कमी थी। ये इसकी सबसे बड़ी खामी थी। लेकिन पर्पल माउंट तलवार आर्ट एक तलवार तकनीक थी जो हमला पर जोर देती थी। आक्रमण शक्ति बहुत शक्तिशाली थी। इसके अलावा इस तलवार की आभा का स्तर बहुत ऊंचा था और आरव की तलवार की आभा से कम नहीं था। यह शून्य तलवार में विलीन होने के लिए बहुत उपयुक्त थी। अंत में आखिरी क्षण में उसे अचानक एक विचार आया। तलवार की भावना पहले से बिल्कुल अलग स्तर पर थी, इसलिए तलवार की भावना की वो लकीर आरव की आभा के सामने एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह थी। तलवार की भावना के बीच प्रतिस्पर्धा ताकत की प्रतिस्पर्धा नहीं थी, बल्कि तलवार की भावना को समझने की प्रतिस्पर्धा थी। अन्यथा आरव बहुत पहले ही मांस के पेस्ट में चूर्ण हो चुका होता। जयशंकर ने कुछ हद तक यंत्रवत तरीके से अपना सिर हिलाया। बेशक यह पासिंग के रूप में गिना जाता है, एक निर्दोष पास। बेशक वो पास हो गया। अगर आरव का परिणाम भी पास नहीं माना जाता तो कोई भी इसे पास नहीं कर सकता था। इस झटके के बाद जयशंकर अपने दिल में बहुत खुश था। ऐसी प्रतिभाशाली शख्सियत के सामने आने पर 10 राज्य संगठन संप्रदाय के लोग उत्तरी क्षेत्र में वापस न लौट पाने की चिंता नहीं करेंगे। आरव, आपकी प्रतिभा संस्थापक पूर्वज श्याम सुंदर नाथ से भी अधिक है। मुझे आशा है कि आपकी भविष्य की उपलब्धियां शायद उनसे कम नहीं होंगी। मेरा 10 राज्य संगठन समूह वास्तव में आपको पाकर भाग्यशाली है। जयशंकर ने प्रशंसा में आह भरी। वरिष्ठ की प्रशंसा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आरव को पहले कभी अपनी प्रतिभा पर संदेह नहीं हुआ था। अपने पिछले जीवन में यह सिर्फ इतना था कि उसने अपना ध्यान मार्शल पथ पर नहीं लगाया था, लेकिन मार्शल दाव में उसकी प्रतिभा बिज्जदेव से कमतर नहीं थी। इंद्रधनुषी मार्ग प्रकट हो। जयशंकर ने धीमी आवाज में चिल्लाकर सार ऊर्जा का एक गोला सरणी में फेंका। उसके बाद 9 हेवन पीक के शीर्ष पर एक बहुरंगी सड़क दिखाई दी। आरव, अभी आप संस्थापक पूर्वज श्याम सुंदर नाथ की विरासत के उत्तराधिकारी माने जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप आज का वादा नहीं भूलेंगे। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो मरने वाला हूं, और वो दिन नहीं देख पाऊंगा जब 10 राज्य संगठन संप्रदाय उत्तरी क्षेत्र में वापस आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप ये कांगवा तलवार अपने साथ ले जाएंगे। अगर हम वास्तव में एक दिन उत्तरी क्षेत्र में वापस आ सकते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे अपने साथ उत्तरी क्षेत्र में लाएंगे। बेशक अगर आप इसे तुच्छ नहीं समझते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल युद्ध के लिए भी कर सकते हैं। ये मेरे जीवन की निरंतरता के रूप में भी गिना जाता है। जयशंकर ने एक हाथ से इशारा किया और एक हरे रंग की लटकन वाली तलवार आरव के हाथ में आ गई। तलवार उसके हाथ में आते ही आरव को पता चल गया कि यह कितनी असाधारण थी। यह वास्तव में एक 8 प्रतिबंध श्वसन आर्टिफैक्ट था। मार्शल कलाकारों के हथियारों को प्रेसियस आर्टिफैक्ट्स, मैजिक आर्टिफैक्ट्स और स्पिरिट आर्टिफैक्ट्स में विभाजित किया गया था। उन्हें क्रमशः सार क्यूई क्षेत्र मार्शल कलाकारों, आत्मा संघ क्षेत्र मार्शल कलाकारों और क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र और उससे ऊपर के मार्शल कलाकारों पर लक्षित किया गया था। प्रेसियस आर्टिफैक्ट्स और मैजिक आर्टिफैक्ट्स पर कोई प्रतिबंध नहीं था। केवल श्वसन क्रियाकारक और उससे ऊपर की शक्ति बढ़ाने के लिए प्रतिबंध लागू होंगे। क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र के अधिकांश मार्शल कलाकारों के हथियार केवल जादुई कलाकृतियां थे। संपूर्ण 10 राज्य संगठन संप्रदाय में भी 8 प्रतिबंध स्पिरिट आर्टिफैक्ट को एक उत्कृष्ट हथियार माना जाता था। यह स्पष्ट था कि यह तलवार जयशंकर की प्राणवायु थी। यदि आरव का अनुमान सही था, तो यह तलवार 200 वर्षों से पहले ही 9 हेवन पीक के शीर्ष पर
जयशंकर के साथ थी। ये उनका आध्यात्मिक समर्थन था। भले ही नाम के लिए तलवार को उत्तरी क्षेत्र में वापस लाना आरव का काम था, लेकिन वास्तव में अंतिम वाक्य ही सार था। वे आरव को तलवार दे रहे थे। आरव जयशंकर के विचारों से भी अवगत था। जयशंकर देख सकता था कि आरव की भविष्य की उपलब्धियां छोटी नहीं होंगी। एक छोटा सा 10 राज्य संगठन संप्रदाय उसे रोक नहीं सकता। कढ़ाई में फूल जोड़ना आसान था, लेकिन बर्फ में कोयला भेजना कठिन था। अभी जयशंकर आरव को कुछ छोटे छोटे उपकार दे रहे थे। उसे केवल यही उम्मीद थी कि आरव भविष्य में 10 राज्य संगठन संप्रदाय को नहीं भूलेगा। बेशक ये एक परिदृश्य था। एक विशेषज्ञ के कदम इन चीजों के कारण नहीं रुकते। मार्शल कलाकारों के लिए, जबकि संप्रदाय महत्वपूर्ण था, अंतिम लक्ष्य असीम महान दाव था। जब आरव परिपक्व हो गया तो एक छोटा सा 8 प्रतिबंध आत्मा कलाकृति आरव की आंखों में कैसे प्रवेश कर सकती थी। आरव को कांगवा तलवार तो मिल गई, लेकिन उसका हृदय विलाप से भर गया। हालांकि ये कांगवा तलवार कोई दैवीय कलाकृति नहीं थी, लेकिन जयशंकर के लिए इसका असाधारण महत्व था। उनका ऐसा करना संप्रदाय के लिए कोई संदेह नहीं था। ऐसा व्यक्ति निस्संदेह सम्मान के योग्य था। ठीक उसी समय आरव ने जयशंकर की ओर हाथ बढ़ाया और फिर कहा, निश्चिंत रहो सीनियर, ये जूनियर निश्चित रूप से कांगुआ को धूल में नहीं ढकने देगा। जयशंकर ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, स्वाभाविक रूप से विश्वास है कि आपके पास क्षमता है। ठीक है, समय समाप्त हो गया है, आपको अब जाना चाहिए। आरव ने सम्मानपूर्वक सलाम किया। ये जूनियर विदा लेता है। एक बहुरंगी घुमावदार सड़क एक शानदार इंद्रधनुष की तरह नीचे गिर गई। ये इंद्रधनुष सड़क थी। शामगर की महान मार्शल अकादमी के पूरे इतिहास में इंद्रधनुष सड़क केवल 5 बार दिखाई दी थी, और ये 6ठी बार था। देखो, ये इंद्रधनुष सड़क है। हे भगवान! आरव, वो वास्तव में सफल रहा। 9 हेवन रोड को साफ करते हुए एक 6ठा स्तर सार क्यूई क्षेत्र। ये आदमी वास्तव में भयानक है। ओ प्लीज, वो पहले से ही 9वें स्तर के सार क्यूई क्षेत्र के शिखर पर है, ठीक है? क्या वो 6ठे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र में नहीं था जब उसने इसे चुनौती देना शुरू किया था? इसके अलावा वो पहले चरण को पार करने के लिए अपने 6ठे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र की ताकत पर निर्भर था। ये सच है, ये राक्षस बिल्कुल अमानवीय है। अब देखने के लिए एक शो है। एल्डर झा के चेहरे पर आरव ने जोरदार तमाचा मारा है। जब तक आपने उसका जिक्र नहीं किया, मैं एल्डर झा के बारे में पूरी तरह से भूल गया था। क्या आरव ने नहीं कहा था कि वो 1 साल के भीतर अपनी जान ले लेगा? तब हमने इसे केवल एक मजाक के रूप में लिया था, लेकिन अब आरव की सुधार गति बहुत ही भयानक है। ऐसे राक्षस को 10 राज्य संगठन समूह के उन प्रतिभाशाली लोगों से लड़ना चाहिए। मुझे डर है कि ग्रेट मार्शल अकादमी पहले से ही उसे नहीं रख सकती। हाँ, इस डर से उसे सीनियर अप्रेंटिस भाई रोहन से आगे निकलने में शायद 2 से 3 महीने लगेंगे। बिना किसी संदेह के आरव ने 9 हेवन रोड को सफलतापूर्वक पार कर लिया, जिससे छात्रों और प्रशिक्षकों में काफी हलचल मच गई। वो 1000 साल में पहला था। रेनबो रोड से नीचे आते हुए एल्डर सोमेश, शिक्षिका अनुपमा और उनकी भतीजी ने आरव का स्वागत करने के लिए आगे बढ़कर कहा, अच्छा लड़का, तुमने वास्तव में मेरे क्षितिज को चौड़ा कर दिया। कुछ लोगों ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए साजिश रची और षड्यंत्र किया, लेकिन अब वे दिखने में धूल और गंदे रह गए हैं। अब जब तुमने 9 हेवन रोड को पार कर लिया है, तो देखते हैं कि उन लोगों के पास कहने के लिए कुछ और है या नहीं। इतने सारे लोगों के सामने बोलते समय एल्डर सोमेश पूरी तरह से बेलगाम था। भले ही नामों का कोई सीधा उल्लेख नहीं था, लेकिन कोई भी बता सकता था कि वो प्रकाश झा के बारे में बात कर रहा था। हालांकि उसने जो कहा वो सही था। इस बार प्रकाश झा ने अपना सम्मान खो दिया था। लंबे समय तक उसके साथ व्यस्त रहने और एल्डर काउंसिल की योजनाओं के बाद वो एक छोटे से आरव को मौत के घाट उतारने में भी कामयाब नहीं हुआ। इसके बजाय उसने आरव को 9 हेवन रोड से गुजरने दिया। 9 हेवन रोड से गुजरने के बाद आरव को 10 राज्य संगठन संप्रदाय के मुख्य शिष्य के बराबर दर्जा और विशेषाधिकार प्राप्त होगा। अब प्रकाश झा के लिए आरव को खुलेआम मारने की कोशिश करना संभव नहीं है। 9 हेवन रोड से गुजरने के लिए बधाई, आरव। शिक्षक अनुपमा अभी भी बहुत गर्मजोशी और सुरुचिपूर्ण थी। वो केवल हल्के से बधाई देने के लिए आगे आई। हे, किस्मत की बदौलत सफलता मिली।
इतने सारे लोगों के सामने आरव ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती थी और केवल हंसती रही। शिक्षक अनुपमा के पीछे खड़ी गौतमी ने आरव को देखते हुए एक जटिल भाव दिखाया। उस समय उसकी आकस्मिक तलवार की मार आरव को विचलित कर सकती थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि आरव इतने कम समय में इतनी दूरी कम कर सकता है। हालांकि वो अभी भी आरव से थोड़ी मजबूत थी। आरव से आगे निकल जाना या उससे आगे निकल जाना अपरिहार्य था। ठीक है, चूंकि आरव ठीक है, इसलिए हम वापस चलेंगे और बात करेंगे, एल्डर सोमेश ने कहा। यहां बहुत सारे लोग थे। स्पष्ट रूप से यह बात करने के लिए अच्छी जगह नहीं थी। समूह आरव के निवास पर वापस आ गया। आरव ने सबसे पहले नंदिनी का निरीक्षण किया और यह देखने के बाद ही शांत हुआ कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं है। आरव, तुम कुछ अलग लगती हो। लड़कियां इन बातों पर अभी भी तेज थी। शिक्षक अनुपमा ने सबसे पहले देखा कि आरव अलग था। उसने पाया कि न केवल आरव की साधना छलांग और सीमा से आगे बढ़ी, बल्कि उसके पूरे अस्तित्व की आभा में भी एक बड़ा परिवर्तन हुआ। आरव ने अभी अभी तलवार के इरादों को जोड़ा था और अभी भी वास्तव में इसे स्वतंत्र रूप से छोड़ने और वापस लेने में सक्षम नहीं था। उसका पूरा अस्तित्व एक बिना म्यान वाली तीखी तलवार की तरह खड़ा था। इसमें और उसके पहले के सामान्य स्वभाव में बहुत बड़ा अंतर था। आरव ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैंने शिक्षक अनुपमा से उपहास का पात्र बना लिया है। मैंने 9 हेवन रोड से कुछ पुरस्कार प्राप्त किए हैं। बस मैं अभी भी इसे स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करने में असमर्थ हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शिक्षक अनुपमा इसे समझ पाएंगी। यह सुनकर एल्डर सोमेश अवाक रह गए। अन्य लोग 9 हेवन रोड को चुनौती देने पर लगभग निश्चित मृत्यु का सामना करते हैं। जीवित बच पाना पहले से ही बुरा नहीं था। वास्तव में आपके पास इतनी बड़ी फसल थी। वास्तव में एक संकी। जब उन्होंने सुना कि यह बात है तो ये कहते हैं कि स्वाभाविक रूप से यह भी ध्यान दिया गया है। वो मौखिक रूप से डांटता था, लेकिन वो वास्तव में उसके दिल में बहुत खुश था। तो दोस्तों, क्या होने वाला है आगे? झा परिवार आगे और आरव को कैसे परेशान करेगा? क्या लगता है आपको? ये सारे प्रश्न के उत्तर के लिए सुनते रहिए आरव रिबॉर्न फॉर रिवेंज सिर्फ और सिर्फ हिंदी स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर।